नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी से आक्रोशित एमपी कांग्रेस प्रदेश के प्रत्येक थाने में दर्ज कराएगी एफआईआर। जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं से की अपील। खबर में आगे जिक्र होगा कि हर महीने 3,000 रुपये, 1 लाख नौकरियां, पूर्ण राज्य का दर्जा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किए बड़े वादे। खबर में आगे आपको बताएंगे कि अजय राय ने उपचुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा 5 सीटों पर कांग्रेस करेगी दावा। आगे जिक्र होगा कि एलजी से मिले अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, आतिशी होंगी दिल्ली की सीएम। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि बेरोजगारी संकट पर कार्रवाई करने में नाकाम रही सरकार, पीएम मोदी पर कांग्रेस का तीखा हमला। इसी के साथ दोस्तों तमाम बड़ी खबरों की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी से आक्रोशित एमपी कांग्रेस प्रदेश के प्रत्येक थाने में दर्ज कराएगी एफआईआर। जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं से की अपील। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरे के बाद भारत लौट आए हैं, लेकिन उनके द्वारा अमेरिका में भारत को लेकर दिए गए बयान अभी भी सियासी हलचल मचाए हुए हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत के बारे में जो बातें कही उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता आक्रोशित हैं और उनके हमले कर रहे हैं, लेकिन इन हमलों में कुछ नेता शब्दों की मर्यादा भूल गए हैं और राहुल पर विवादित टिप्पणी कर दी, जिसका कांग्रेस मुखर होकर विरोध कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ विवादित और अमर्यादित टिप्पणी करने वाले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह और महाराष्ट्र की सिंध शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे और संरक्षण में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विरोध करते हुए एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक सिपाही से अनुरोध करना चाहता हूं कि 17 सितंबर मंगलवार को वो बड़ी संख्या में एकत्रित हो और राहुल गांधी के लिए भाजपा नेताओं द्वारा किए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ तहसील स्तर पर एफआईआर दर्ज कराएं। मैं खुद भी शाम 4 बजे भोपाल के टीटी नगर थाने पर पहुंचकर भाजपा नेताओं के आपत्तिजनक बयानों के विरोध में मुकदमा दर्ज कराऊंगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने देश विरोधी बातें करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी को सबसे बड़ा आतंकवादी कहा था। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी की थी, तो महाराष्ट्र के सिंध शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी, जिसके कारण कांग्रेस आक्रोशित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हर महीने 3,000 रुपये, 1 लाख नौकरी, पूर्ण राज्य का दर्जा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किए बड़े वादे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जारी पार्टी के घोषणा पत्र का उल्लेख करते हुए मंगलवार को कहा कि उनका दल ये सुनिश्चित करेगा कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाने का वादा किया गया है। जम्मू कश्मीर के हक के लिए कांग्रेस की गारंटी। खड़गे ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट किया, जम्मू कश्मीर के हक के लिए कांग्रेस की गारंटी, हम दिलवाएंगे पूर्ण राज्य का दर्जा, 1 लाख सरकारी नौकरियां देकर युवाओं को देंगे नई ऊर्जा, हर परिवार के लिए 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा, स्वस्थ समाज। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपये। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की योजना का विस्तार होगा। ओबीसी वर्ग के सुरक्षित करेंगे संविधान अनुरूप अधिकार और परिवार की मुखिया महिला को हर महीने 3,000 से मिलेगी आर्थिक रक्षा। 11 किलो अनाज से परिवार के हर सदस्य के लिए खाद्य सुरक्षा। 3 चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 24 सीट के लिए मतदान बुधवार को हो रहा है और इसके बाद 25 सितंबर को दूसरे चरण और 26 सीट के लिए मतदान होगा। तीसरे चरण में 40 सीट के लिए मतदान 1 अक्टूबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अजय राय ने उपचुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा सीटों पर कांग्रेस करेगी दावा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी जोरों पर है। जहां एक तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने योगी सरकार के मंत्रियों को विभिन्न जिलों में बतौर प्रभारी जिम्मेदारियां सौंपी हैं, वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी इसको लेकर एक्टिव है। इस सब के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश की 10 विधानसभा में से 5 सीट पर अपना दावा करेगी। मंगलवार को चंदौली पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम उन सीटों पर दावा करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के पास रही है। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर शीर्ष नेतृत्व और इंडिया गठबंधन के सदस्यों से चर्चा की जाएगी और उन्होंने कहा कि जल्द ही इन सीटों को लेकर तस्वीर
लकीर साफ हो जाएगी। यूपी में उपचुनाव के लिए रणनीति तय करने को लेकर बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने एक बड़ी बैठक 19 सितंबर को लखनऊ में बुलाई है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस बैठक में बसपा अध्यक्ष नेताओं से उनके जिले से संबंधित गतिविधियों और पार्टी के कामों का फीडबैक लेंगी। इसके अलावा पार्टी की तरफ से पूर्व की बैठकों में दिए गए निर्देश के अनुरूप पार्टी से जुड़े कार्यक्रमों का संचालन किस स्तर पर है, इसकी भी समीक्षा मायावती करेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एलजी से मिले अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, आतिशी होंगी दिल्ली की सीएम। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वो शाम 4:30 बजे राजनिवास पहुंचे और उपराज्यपाल वीके सक्सेना को इस्तीफा सौंपा। इस दौरान उनके साथ दिल्ली की होने वाली नई मुख्यमंत्री आतिशी और उनकी पूरी कैबिनेट भी साथ आए। इस्तीफा सौंपने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एलजी को विधायक दल की चुनी गई नेता आतिशी का मुख्यमंत्री पद के लिए नाम का प्रस्ताव भी दे दिया है। इसके बाद राजनिवास से बाहर आए और मीडिया से बगैर बात किए निकल गए। कैबिनेट मंत्री में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, सौरभ भारद्वाज भी साथ में थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बेरोजगारी संकट पर कार्रवाई करने में नाकाम रही सरकार, पीएम मोदी पर कांग्रेस का हमला, मोदी 3.0 के 100 दिन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है और सबसे पुरानी पार्टी ने दावा किया कि कल अस्थिर और संकटों से घिरी मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। कई यू टर्न और घोटाले के बीच ये एक बार फिर भारत में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी संकट को लेकर कुछ भी करने में नाकाम रही। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल पीएम और उनके तेज तर्रार अर्थशास्त्रियों ने लगातार जॉबलेस ग्रोथ के विचार पर हमला किया है, लेकिन 2014 के बाद से जो हकीकत देखी गई है वो शायद इससे कहीं ज़्यादा भयावह है और वो है रोजगार में कटौती। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि इस अस्थिर और संकटों से घिरी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। कई यू टर्न और कई घोटालों के बीच ये एक बार फिर भारत में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी संकट को लेकर कुछ भी करने में विफल रही है। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसकी भयावहता को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कम से कम पिछले 5 वर्षों से लगातार आवाज़ उठा रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस संकट को सरकार ने खुद पैदा किया है। तुगलकी नोटबंदी के कारण रोजगार सृजन करने वाले एमएसएमई के खत्म होने, जल्दबाजी में लागू जीएसटी, बिना तैयारी के लगाए गए कोविड-19 लॉकडाउन और चीन से बढ़ते आयात के कारण बेरोजगारी ने निश्चित रूप से भयावह रूप धारण कर लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पिछले 10 वर्षों में जॉबलेस ग्रोथ हुआ, बेरोजगारी का संकट खुद मोदी सरकार ने पैदा किया, कांग्रेस ने घेरा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर मंगलवार को सरकार पर बेरोजगारी का संकट पैदा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में रोजगार को खत्म करने वाला विकास हुआ है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार बेरोजगारी की समस्या को न सिर्फ दूर करने में विफल रहे बल्कि इस चुनौती को स्वीकार तक नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहले चरण के मतदान शुरू और 24 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान जारी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 10 साल में पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए मंच तैयार है और बुधवार को पहले चरण का मतदान हो रहा है। पहले चरण में चिनाब घाटी के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपिया जिले में पहली 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इन सीटों पर चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और अब मतदान हो रहा है। राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों अधिक से अधिक मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए हर गली मोहल्ले में प्रचार कर रहे थे। 7 जिलों में होने वाले मतदान के लिए कुल 3276 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इनमें 302 शहरी मतदान केंद्र और 2974 ग्रामीण मतदान केंद्र शामिल हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी सहित 4 चुनाव कर्मचारी तैनात रहेंगे। कुल मिलाकर पहले चरण के चुनाव के लिए 14,000 से अधिक मतदान कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में कुल 23,27,580 मतदाता मतदान कर रहे हैं, जिनमें 11,76,462 पुरुष, 11,51,058 महिला मतदाता हैं और 60 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। 18-19 वर्ष की आयु के बीच 1,23,000 युवा, 28,309 दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के 15,774 बुजुर्ग मतदाता भी पहले चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और इससे पहले मतदान केंद्र में मतदान एजेंटों की मौजूदगी में मॉक पोल हुआ। साथ ही अगर मतदान केंद्र परिसर में मतदाताओं की कतार अभी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मौजूद है तो शाम 6 बजे के बाद भी मतदान
जारी रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद लोग अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं और इसके लिए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी यहाँ पर साफ नजर आ रही है। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में कौन जीतेगा, कितनी सीटें, एक्सपर्ट सर्वे चौंका रहे, सट्टा बाजार का अनुमान भी कर रहा है हैरान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में भाजपा को इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इलेक्शन से पहले आए पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियां और मीडिया चैनलों के ओपिनियन पोल सर्वे के रिजल्ट चौंका रहे हैं। कुछ सर्वे के हिसाब से वहां बीजेपी सत्ता से हाथ धो सकती है, जबकि सट्टा बाजार का ताजा अनुमान भी बड़ा हैरान करने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि यूट्यूब चैनल पर सीनियर टीवी पत्रकार विजय विद्रोही ने बताया कि हरियाणा में पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमान कहता है कि राज्य में कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है। उसे 55 से अधिक सीटें मिल सकती हैं। कुछ चैनलों की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में कांग्रेस 58 से 64 सीटें जीत सकती है। सट्टा बाजार का अनुमान भी कुछ ऐसा ही है और वो भी चौंका रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी का वोट ऊपर नीचे तो होगा, उसे कुछ सीटें इधर उधर होंगी। यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस को 41, बीजेपी को 33, जेजेपी को 2 और अन्य को 6 से 11 सीटें मिलने का यहाँ पर पोल दिखाई दे रहा है। और सट्टा बाजार के आंकड़ों में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती दिखाई दे रही है। लोक पोल सर्वे के आंकड़ों में कांग्रेस पार्टी 65 सीटों के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर तमाम ओपिनियन पोल्स और सट्टा बाजार का जो अनुमान है उससे बीजेपी की नींद उड़नी लाजमी है। आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर में सन्नाटा पसरा है। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस स्थापित करेगी असली शांति, कन्हैया कुमार ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में सन्नाटा पसरा हुआ है तथा जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो केंद्र शासित प्रदेश में वास्तविक शांति स्थापित की जाएगी। कुमार ने यहाँ पीटीआई वीडियो से कहा कि सन्नाटा और शांति में फर्क होता है, यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। कुमार यहाँ कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर के पक्ष में चुनाव प्रचार करने यहाँ आए हैं और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में डुरू सीट से पार्टी के प्रत्याशी हैं। कुमार ने कहा कि पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस दमन से गुजरना पड़ा है उसे लेकर उनमें गहरी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि जो लोग निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं वो वास्तव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुलाम है। यही कारण है कि इस बार जम्मू कश्मीर में चुनाव दो शक्तियों के बीच की लड़ाई है। एक तरफ वो हैं जो नफरत फैलाते हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो प्यार फैलाते हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 10 साल और 100 दिन में मोदी सरकार ने 35 लाख करोड़ की लूट की, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लगाया ये बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिन पूरे हो गए हैं। ऐसे में मोदी सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर भारी टैक्स लगाकर लोगों से भारी लूट की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें 32.5% तक कम हुई हैं, लेकिन बीजेपी की ईंधन लूट जारी है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां बीजेपी हारेगी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई हैरानी नहीं है कि 10 साल और 100 दिनों में मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर लोगों से 35 लाख करोड़ रुपए लूट लिए हैं। दोस्तों, खड़गे ने कहा कि 16 मई 2014 को कच्चे तेल की कीमत $107.49 प्रति बैरल थी और इस दौरान दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71.51 रुपये और डीजल की कीमत 57.28 रुपये थी। वहीं 16 सितंबर 2024 को कच्चे तेल की कीमत $72.48 थी, लेकिन पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 थी। इस तरह मौजूदा कच्चे तेल की कीमतों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 48.27 और डीजल की कीमत 69 रुपये होनी चाहिए, लेकिन 10 साल और 100 दिनों में मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर लोगों से 35 लाख करोड़ रुपए की लूट की है। कांग्रेस ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड पेश की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि रेल दुर्घटनाओं के लिए रेल मंत्रालय पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 100 दिन में 38 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 21 लोगों की जानें चली गई हैं। और उन्होंने कहा कि रेल मंत्री बेशर्मी से कहते हैं ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, एक दिन नहीं बीतता जब रेल पटरी से ना उतरी हो। ये मोदी जी का विकास है। मोदी सरकार के शुरुआती 100 दिनों में सरकार हर मोर्चे पर असफल रही है। उन्होंने कहा कि ये 100 दिन इस देश की संस्थाओं पर बहुत भारी पड़े हैं और इन 100 दिनों में पता चल गया कि नरेंद्र मोदी के पास इस देश की समस्याओं का कोई हल नहीं है।
दोस्तों उन्होंने कहा कि इस देश के विपक्ष और लोगों ने इस सरकार को यू टर्न लेने पर मजबूर किया है। अगर कोई गलत फैसला इस देश को प्रभावित करेगा तो हम आपको यू टर्न लेने पर मजबूर करेंगे। लेटरल एंट्री, वक्फ बोर्ड बिल, ब्रॉडकास्ट बिल, एनपीएस से लेकर यूपीएस सब पर यू टर्न लेना पड़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। हरियाणा में सत्ता में आने वाली है कांग्रेस, अपराधी अपराध छोड़ दें या राज्य त्याग दें, भूपेंद्र हुड्डा का बयान। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को असौदा गांव में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि राज्य में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। साथ ही उन्होंने अपराधियों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि वो या तो अपराध छोड़ दें या 8 अक्टूबर से पहले राज्य छोड़कर चले जाएं। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार का लक्ष्य हरियाणा को विकसित और सुरक्षित बनाना होगा। दोस्तों, भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश के अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 8 अक्टूबर को प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उससे पहले या तो अपनी आपराधिक गतिविधियां बंद कर दें या फिर हरियाणा छोड़ दें। उन्होंने लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र जून के समर्थन में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार का लक्ष्य हरियाणा को विकसित और सुरक्षित बनाना होगा। हुड्डा ने यहां मौजूदा लोगों को बताया कि जब 2005 में कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में लौटी तो उसने अपराध को खत्म कर दिया और 10 साल तक कानून व्यवस्था कायम रही। उन्होंने कहा इससे प्रदेश की तरक्की हुई और हरियाणा विकास के मामले में देश में नंबर 1 राज्य बन गया। बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा को अपराधियों का अड्डा बना दिया है। हरियाणा अपराध के मामले में देश में नंबर 1 राज्य बन गया है। हर दिन व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है, अपराधी बेखौफ हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कच्चे तेल के दाम में 32.5% की कमी, फिर भी देश में आसमान छू रहे पेट्रोल डीजल के दाम, विपक्ष का सरकार से सवाल। जी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। बावजूद इसके देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कच्चे तेल की कीमतों में 32.5% की कमी आई है, फिर भी बीजेपी की ईंधन लूट जारी है। चुनाव वाले राज्य बीजेपी को हराएंगे और मोदी द्वारा प्रेरित मूल्य वृद्धि को अस्वीकार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने साल 2014 और 24 में तेल की कीमतों का आकलन करते हुए लिखा कि कच्चा तेल प्रति बैरल $107.49 था, पेट्रोल $71.51 था, डीजल $57.28 था और अब इसमें लूट हुई है। रुकते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली के पालम 360 खाप की चेतावनी, सरकार देहात की समस्याओं का 15 दिन में करे समाधान, नहीं तो देंगे धरना। जी हाँ दोस्तों, वर्षों से लंबित चले आ रहे दिल्ली देहात के विभिन्न मुद्दों को लेकर ग्रामीणों ने अब सरकार से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। दिल्ली देहात के लोग पालम 360 गांव के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में हजारों लोग रविवार को जंतर मंतर पहुंचे। ग्रामीणों ने महापंचायत पर दिल्ली देहात की समस्याओं पर चर्चा की और अब तक इस पर सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम न उठाए जाने को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। इस दौरान लोगों ने उनकी समस्या का समाधान न होने पर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात भी कही। पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी के आह्वान पर आयोजित महापंचायत में दिल्ली के 360 गांव के निवासी शामिल हुए थे। पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने गांव के मुद्दे का 15 दिन में समाधान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी और इस मौके पर सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि दिल्ली की बनावट और तरक्की में दिल्ली देहात के लोगों का सबसे बड़ा योगदान है, मगर आज दिल्ली के गांव न शहर रह गए न गांव, इनकी हालात स्लम इलाकों जैसी हो गई है। दिल्ली देहात के वर्षों से लंबित मामलों और समस्याओं को लेकर सरकारों की बेरुखी अब बर्दाश्त के बाहर है और दिल्ली के ग्रामीणों का ये जनसैलाब अपने हक और न्याय की लड़ाई को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आने को मजबूर हुआ है। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने आगे कहा कि हमने पिछले साल जिन मुद्दों को लेकर महापंचायत की थी उसमें से कुछ एक को छोड़कर सारी समस्याएं जस की तस हैं। इस बार हमने तय कर लिया है कि अब झूठे आश्वासन नहीं, हमें पूरे सम्मान के साथ हमारी सारी मुश्किलों का समाधान चाहिए। हमने 1 साल तक धैर्य से दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से लगातार समस्या समाधान को लेकर गुहार लगाई, 2-3 समस्याओं का समाधान भी कराया, मगर अब दिल्ली देहात के लोग मन बना चुके हैं कि इस बार समस्याओं का पूर्ण समाधान के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली के गांव में बंद पड़ी भूमि म्यूटेशन की प्रक्रिया को पुनः बहाल हो और धारा 74/4 के तहत भूमि आवंटित करने वाले गरीब किसानों का मालिकाना हक मिले, ये दिल्ली देहात की मांगे हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में कितनी सीटें जीत सकती है कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के दावे से हर कोई हैरान। जी दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब तक उम्मीदवारों के 7 स्टार प्रचारकों की घोषणा
कर चुकी है। ऐसे में अब पार्टी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस को इस बार कितनी सीटें मिलेंगी। हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान ने ANI से कहा कि कांग्रेस पार्टी को भारी जन समर्थन मिल रहा है। हम जहां भी जाते हैं वहां भारी भीड़ उमड़ रही है। 2005 में कांग्रेस पार्टी को 67 सीटें मिली थी और अब हमें उससे भी ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस 70 से ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि सत्तारूढ़ बीजेपी तीसरी बार राज्य की सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी है, जबकि विपक्षी दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जजपा, आजाद समाज पार्टी और इनेलो बसपा शामिल है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को मतगणना भी होगी।